So good morning everyone, and I welcome you all to सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। एंड अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल से आप जरूर से जुड़ें और डाउनलोड करें सौरभ पांडे CSE ऐप को डाउनलोड करें। और उसमें जितने भी काफ़ी सारे कोर्सेज चल रहे हैं तो उसको आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। तो देखो, आज के जो हम लोग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। द फर्स्ट इज अबाउट द वैक्सीन, चिकनगुनिया के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये एक साइंस का टॉपिक है, प्रश्न बन सकता है, गल्फ ऑफ गिनिया के ऊपर है। अब देखो, इसी तरीके से प्रश्न बनता है, ये ज्योग्राफी का और इकोनॉमी का मिला के मैंने एक प्रश्न भी आपके लिए मेंस का आज बनाया है। क्रायोजेनिक स्टेज, ये टॉपिक आपका साइंस का बनता है, साइंस का टॉपिक है। फिर यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक बनता है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये पॉलिटी का टॉपिक बनता है, पॉलिटी से रिलेटेड। और फिर जो मेंस का क्वेश्चन है, जो मैं आपको हमेशा प्रोवाइड करता हूँ, तो दैट विल बी देयर। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं, ऑल दीज टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट आज की न्यूज़पेपर में। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट दीज टॉपिक्स। लेट्स स्टार्ट दीज टॉपिक्स। तो क्वेश्चन आप देख लो, जो क्वेश्चन आज मैंने आपके लिए फ्रेम किया, व्हाट इज अ गल्फ, वाई गल्फ आर क्रूशियल फॉर वर्ल्ड इकोनॉमीज। विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए गल्फ की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, देखो, ये क्वेश्चन मैंने फ्रेम क्यों किया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वाई वी हैव फ्रेम्ड दिस क्वेश्चन। आखिर क्यों फ्रेम किया, खाड़ी क्या है, विश्व अर्थव्यवस्थाओं के लिए खाड़ी क्षेत्र महत्वपूर्ण क्यों है, 10 नंबर पे लिखना है। अब देखो, ऐसी आपको आदत डालनी पड़ेगी लिखने की। अगर इवन आप जोग्राफिकल लोकेशंस पढ़ रहे हैं तो यू नीड टू नो कि उसको आईआर के टॉपिक से कैसे कनेक्ट करें। यू नीड टू नो कि उसको इकोनॉमी के टॉपिक से हम कैसे कनेक्ट करें, ये जरूरी है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस लिखने की अगर आपकी आदत पड़ेगी, आपको लगेगा कि अच्छा मुझे इस प्रकार से सोचना है, तो धीरे धीरे जहां भी आप कंटेंट एक्सेस करेंगे तो आपकी माइंड ट्यूनिंग एक प्रकार से होगी, बहुत जरूरी है। देखो, इन्फॉर्मेशन आपको कहीं से भी मिल जाएगी, जो इंटरकनेक्टिविटी है वो बहुत अधिक मैटर आपकी करती है। अच्छा, प्रीलिम्स टेस्ट जो है एडवांस करंट अफेयर्स पे, जो प्रीलिम्स टेस्ट है एडवांस करंट अफेयर का, पांचवा टेस्ट इस संडे को 9 बजे शेड्यूल्ड है। अगेन आई एम स्टेटिंग, अगर आप इसका हिस्सा नहीं है तो आप जरूर से हिस्सा बने। प्राइस इसका 50 टेस्ट का 499 है, तो बहुत ही कम प्राइस है। अभी नवंबर खत्म होते ही इस प्राइस अपने आप इसका इंक्रीज हो जाएगा। अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो इसको जरूर से ज्वाइन करें। और अभी कमिंग 2 डेज में जो आपके 2 टेस्ट हुए थे, ऑलरेडी 4 टेस्ट हो चुके। 4 टेस्ट का मतलब है 200 क्वेश्चन है लगभग। तो 3 और 4 जो टेस्ट है, थर्ड और फोर्थ का, उसका रिव्यू मैं डाल दूंगा। ये सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर है, तो ये ध्यान में रखना है। इस ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड करें। तो इस ऐप का नाम है सौरभ पांडे CSE ऐप है। इस पर और भी बहुत अल्टीमेट कोर्सेज चल भी रहे हैं, जैसे आकलन सीरीज है, इसका आप हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ पे आप अपने आंसर को रिव्यू करा सकते हैं। प्लस आपको समझना ये है कि आप डेली एटलीस्ट आंसर पोस्ट कर सकते हैं। कोई क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हैं। ये प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है जो कि एडवांस करंट अफेयर्स है, टोटल 50 टेस्ट है, 499, बहुत ही कम प्राइस रखा है। ठीक है, तो 50 टेस्ट हाई हाई लेवल के क्वेश्चन हो, प्राइस बहुत ही कम रखा है, और कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सेस कर सके। चलो स्टार्ट करते हैं। हाउ वॉज द फर्स्ट वैक्सीन फॉर चिकनगुनिया अप्रूव्ड, कैसे जो है जो पहली वैक्सीन है चिकनगुनिया को, वो किस तरीके से अप्रूव्ड हुई है। एक बार आप लोग जरूर से बताएं, वॉइस परफेक्ट है, वॉइस में कोई दिक्कत तो नहीं है, और कोई दिक्कत तो नहीं है। आपका पार्टिसिपेशन बहुत मैटर करता है। कभी कोई अगर इशू है तो जस्ट लेट अस नो, कि मान लो कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, जो भी कोई भी रीज़न आपका हो सकता है, तो लेट अस नो, है ना, कि कहाँ पे और चीज़ें की जा सकती हैं इम्प्रूवमेंट। कुछ अगर आपको लगता है करना चाहिए तो वो मतलब मान लो स्लाइड में कुछ चीज़ें दिख नहीं रही हैं, कंटेंट पे देखो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। कंटेंट को आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो। जब एग्ज़ाम होगा हर साल की तरह, हमेशा बहुत सारे क्वेश्चन इस सेशन से होते हैं, और इतने क्वेश्चंस किसी टीचर के सेशन से आ जाएं तो पता नहीं कि अगर वो मार्केटिंग करे तो कितना चीज़ें, मतलब कितना पॉपुलैरिटी अचीव की जा सकती है। बट जो मुझसे जुड़े हुए हैं दे आर अवेयर कि कितने अधिक प्रश्न, इवन मेंस में भी मैंने आपको एक वीडियो बना के डाला है। पेपर 2 पेपर 3 तो ऑलमोस्ट जो है पूरा हम लोग जो डिस्कस करते हैं उसी से था, और प्रीलिम्स में भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो ये थोड़ी सी ज़रूरी है कि आप लोग जो है कंटेंट पे पूरे तरीके से ट्रस्ट करें। और जो खास तौर से नए हैं, क्योंकि जो पुराने हैं वो तो फॉलो कर ही रहे हैं, तो ये थोड़ा सा कुछ समय तक सेशन करें। आप ये कंपैरिजन ना करें, कहीं वन लाइनर पढ़ रहे हैं तो कभी आपको लग रहा है यार सर आपने वो नहीं बताया कि साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को मतलब ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हराया, तो आपने पढ़ाया ही नहीं। और सर वो ग्राउंड का नाम भी नहीं आपने बताया, सर वो ग्राउंड पे जो घास थी वो किस क्वालिटी की थी, सर आपने ये तो पढ़ाया ही नहीं।
तो ये चीज़ें देखो कि ऐसे मतलब ऐसे कंटेंट हमें कवर नहीं करना है। तो ऐसे बहुत सारी हेडलाइन्स आती हैं जिसमें आपको अट्रैक्ट हो जाओगे आप कि आपको लगेगा यार ये तो करना चाहिए। लेकिन आप समझो कि कोई टॉपिक होता है, अगर मान लो हेडलाइन हेडलाइन आप नोट्स बनाओगे तो वो काम का नहीं है। एक बार टॉपिक आया, बना, उसके बाद क्या है कि उस अपने आप वो इश्यू बन जाता है। विदिन 1 वीक पूरा पूरा एक साथ या तो टेक्स्ट में आ जाएगा, साइंस में आ जाएगा या एडिटोरियल में आ जाएगा। तो हमें पहले से हेडलाइंस नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये थोड़ी-सी ज़रूर, क्योंकि इस काम को करते हुए मुझे लगभग 5 साल के ऊपर हो चुका है। तो पेपर देख के पता चल जाता है कि कहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है। टॉपिक्स कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये बहुत मैटर करता है। अगेन आई एम स्टेटिंग दिस पॉइंट। और जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करते हैं, अब जैसे मैंने आपको गल्फ पे प्रश्न बनाया, उसका सोर्स बताऊँगा कि वो प्रश्न क्यों बना है। आप बहुत सारे सेशन आप यूट्यूब पे देख सकते हो जिसमें ये टॉपिक टच भी नहीं होंगे। इनको लगेगा उनको कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। और ठीक है, तो ये थोड़ी-सी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। लेट्स सी, अच्छा इकोनॉमी के भी टॉपिक्स कवर होते हैं। अब जैसे मान लो छोटी-छोटी चीज़ें आती रहती हैं, लेकिन आप देखो एडिटोरियल्स में आएगा, कोई बड़ा इश्यू आता है तो हमेशा कवर होता है। चलो देखते हैं व्हाट वाज़ द फर्स्ट वैक्सीन फॉर चिकनगुनिया, हाउ वाज़ इट वाज़ अप्रूव्ड। तो वर्ल्ड की पहली जो वैक्सीन है, जो फर्स्ट वैक्सीन है आपकी, वर्ल्ड की फर्स्ट जो वैक्सीन है आपकी चिकनगुनिया की, अप्रूव की गई है बाय फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यूएस के द्वारा। वैक्सीन जो है ये डेवलप की गई है बाय यूरोपियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर जिसका नाम है वालनेवा करके है। एंड ये अवेलेबल होगा, जिसका ब्रांड नेम IXCHIQ करके, ये इस ब्रांड नेम के अंदर ये आपका अवेलेबल रहेगा। 18 साल से ऊपर की जो एज है उसमें जो है वो लोग इस वैक्सीन को एक्सेस कर सकते हैं। एंड इसको अप्रूव किया गया है बाय यूजिंग द एक्सेलरेटेड अप्रूवल पाथवे। मतलब इसका तब इस्तेमाल किया जाता है कि मतलब हेल्थ रिस्क बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही है और तुरंत इस वैक्सीन को अप्रूव करना है, मतलब मार्केट में आए जिससे इसका इस्तेमाल हो सके। ऑल्दो इसके कई सारे मतलब ट्रायल्स और ये सारे जो हैं वो प्रॉपर होते हैं, बट एम ये रहता है कि इसका एक्सेलरेटेड अप्रूवल पाथवे का यूज़ करके तुरंत जो है वैक्सीन को मार्केट में लाया जाए जिससे कि इस बीमारी से लड़ा जा सके। अब चिकनगुनिया क्या है? चिकनगुनिया एक बीमारी है जो वायरस से होती है। तो इसे क्या कहा जाता है? इट्स अ वायरल इन्फेक्शन, इट्स अ वायरल इन्फेक्शन। और ये मॉस्किटोज के नाम में आप याद रखो, एडिस एगिपिटी एंड एडिस एल्बोपिक्टस जो मॉस्किटो है, इनकी वजह से ये बीमारी आपकी कॉज होती है। और अफ्रीका, एशिया, अमेरिका और दूसरे रीजन्स में भी ये तेजी से ये बीमारी आपकी तेजी से फैल रही है या प्रेजेंट है। तो ये बहुत जरूरी, क्योंकि इसमें ऐसा कोई अभी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था। तो अब ये वैक्सीन अगर अच्छी आ जाती है तो इससे काफ़ी अधिक वी कैन से कि इस बीमारी के स्प्रेड को काफ़ी हद तक आपका रोका जा सकता है, इस बीमारी की अगर स्प्रेड की बात करें। अब देखो इसमें हम ये थोड़ा सा समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये कंसेप्ट है, ये हमें समझना है। पहली चीज़ तो ये देखना है कि मसल्स में, ये सिंपल सी बात है, वैक्सीन ऐसे इंजेक्शन टाइप लगा दी जाती है, ये है। एक कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ नसल वैक्सीन क्या होती है? बहुत बार मैंने डिस्कस किया है, जब हम कोरोना वायरस के बारे में डिस्कस करते थे, तो उसको थोड़ा सा देखना आप लोग, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना। अब देखो यहाँ पे चिकनगुनिया जो गुनिया वायरस है, उसका इस्तेमाल करके वैक्सीन बनाई गई। तो थोड़ा मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इसको थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास करें। तो यहाँ पे देखो, जो जो भी वैक्सीन होती है, कोई भी वैक्सीन अगर आप लोगे, तो वो जो वैक्सीन है, उस वैक्सीन में जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि वैक्सीन बेसिकली शरीर को फैसिलिटेट करती है कि शरीर जो है वो एंटीबॉडीज डेवलप करे। एंटीबॉडीज, जैसे मान लो कोई पर्सन है, जैसे मान लो ये पर्सन है। अब ये पर्सन क्या है? ये पर्सन किसी भी वायरस या फिर बैक्टीरिया से इन्फेक्ट होता है। कोई भी वायरस या बैक्टीरिया से इन्फेक्ट होता है, तो जब ये इस वायरस बैक्टीरिया से बीमार पड़ेगा, रिकवर करेगा, तो उसके शरीर में उसके प्रति एंटीबॉडीज बनती हैं। एंटीबॉडीज हमारे इम्यून सिस्टम का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिकॉज कि ये फ्यूचर में मान लो वही वायरस बैक्टीरिया आपके शरीर में आएगा, तो यही एंटीबॉडीज हमें उनसे बचाती हैं। ये ध्यान में रखना है। एक कंसेप्ट और होता है जिसे हम कहते हैं साइटोकाइन। साइटोकाइन आपने शब्द सुना होगा। साइटोकाइन बेसिकली एक प्रकार का प्रोटीन है और ये सिग्नलिंग प्रोटीन है। जब भी कोई वायरस बैक्टीरिया शरीर में एंटर करता है तो ये फैसिलिटेट करता है, जिसके माध्यम से जो एंटीबॉडीज हैं वो रिलीज हो जाती है। मतलब एक्टिवेट करता है कि चलो देखो, हमारे शरीर में कोई जो है घुसपैठिया आ गया है, तो जल्दी जल्दी इनका खात्मा करो। तो अगर आपने कोरोना वायरस के टाइम पे पढ़ा होगा, हमने डिस्कस भी किया है, साइटोकाइन स्ट्रॉम, इसमें क्या था कि बहुत ज़्यादा साइटोकाइन जो है वो रिलीज हो जाता था, जिससे बहुत ज़्यादा जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हाइपर एक्टिव हो जाता था। हाइपर एक्टिव होने के बाद हमारा इम्यून सिस्टम ही हमारे शरीर का खात्मा करता था, मतलब हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता था, उससे डेथ हो जाती थी। अब जनरली जो वैक्सीन बनती है, उस वैक्सीन में आपको प्रोड्यूस क्या करनी है? एंटीबॉडीज। तो जैसे मान लो
कि कोई भी जो जो डिजीज कॉजिंग है, जैसे मान लो यहाँ पे चिकनगुनिया, तो चिकनगुनिया का वायरस वायरस को लिया जाएगा वीक फॉर्म में, मतलब अगर बहुत स्ट्रांग फॉर्म में लोगे तो बीमार कर देगा, वीक फॉर्म में लिया जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं, एंटीजन। कोई भी फॉरेन जो पार्टिकल है अगर आपके शरीर में जाएगा उसको एंटीजन बोलते हैं। फिर वैक्सीन के माध्यम से, मतलब वैक्सीन जो बनाई जाएगी उसमें वो वायरस वीक फॉर्म में आपका उसको ऐड किया जाएगा, और ये फिर आपके शरीर में जब इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो ये जो एंटीजन है जिसे हम कह रहे हैं, इसी के प्रति हमारा शरीर जो है एंटीबॉडीज डेवलप करेगा। सिंपल सा मैकेनिज्म है। तो आपके शरीर में एंटीबॉडीज बन कैसे सकती है, आपके शरीर में जो एंटीबॉडीज है वो बन सकती है या फिर जैसे मान लो कि आपके शरीर को जो वायरस बैक्टीरिया इन्फेक्ट करे, एक ये तरीका है जिससे वो वैक्सीन बनेगी। दूसरा तरीका आपका ये होता है कि आप वैक्सीन लेते हैं, जब वैक्सीन लेते हैं तो उसमें अगर आप वीक फॉर्म में वायरस प्रेजेंट है शरीर के अंदर, तो फिर भी हमारा शरीर जो हमारा जो इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करके उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना लेता है। तो ये सिस्टम जो है हेल्प करता है। कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर हम वायरस जो वीक फॉर्म में वायरस है, अगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं, इफ़ यू आर यूजिंग द वायरस जो कि वीक फॉर्म में वायरस है, उसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप ये बताएं कि इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या है, मतलब इससे डेंजर क्या हो सकता है। और थोड़ा सा मैं हिंट आपको देता हूँ, पोलियो का एग्जांपल थोड़ा सा बता, मतलब सोचना, ठीक है, पोलियो के कंटेक्स्ट में आप इजीली कंक्लूड कर सकते हो इसके बारे में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको ध्यान में रखना है जब हम वैक्सीन की बात करते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। सेकंड, एंटी पायरेसी पेट्रोल इन गल्फ ऑफ गिनिया ओवर। अब देखो यहीं से मैंने आपके लिए प्रश्न बना दिया, जो मेंस का प्रश्न जो आज मैंने आपके लिए बनाया है कि गल्फ क्या होते हैं और वर्ल्ड की जो मेजर इकोनॉमीज हैं, मतलब वर्ल्ड की जो अर्थव्यवस्था है उसमें गल्फ का क्या रोल है। तो इसमें आपको समुद्री रास्ते से जो ट्रेड है उसका कुछ डेटा पता होना चाहिए और वो आपको लिखना चाहिए। तो यहाँ पे आपका टॉपिक का नाम, जैसे जो इन्फॉर्मेशन इसमें दे रखी है वो तो चलो हम डिस्कस ही करेंगे, बट और भी कुछ चीज़ें आप ज्योग्राफी के अंदर नोट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें हम लोग पहली चीज़ गल्फ ऑफ गिनिया के थोड़ा सा देखेंगे, गल्फ ऑफ गिनिया के बारे में वो देखेंगे, और फिर जो आप कह सकते हैं कि वी कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ गल्फ, ठीक है, गल्फ का इंपॉर्टेंस क्या है ये। तो ज्योग्राफी सेक्शन के अंदर आप इसको नोट जो है वो कर सकते हैं, यू कैन नोट इट डाउन अंडर ज्योग्राफी सेक्शन। अब देखो ये इस मैप में देखो, तो ये मैप आपका ये गिनिया है और ये जो रीजन है ये गल्फ ऑफ गिनिया है, दिस इज गल्फ ऑफ गिनिया। तो ये ओशन कौन सा है, ये ओशन है अटलांटिक ओशन, दिस इज अटलांटिक ओशन, और ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है, ये गल्फ है, ये मतलब इधर गल्फ ऑफ गिनी। गल्फ क्या होता है उसकी डेफिनेशन भी वी विल सी, तो ये देखना है आपको। फिर देखो जब आप रूट की बात करोगे ना, आपके पास इंपॉर्टेंट रूट्स हैं, यू हैव वेरी इंपॉर्टेंट रूट्स। जैसे मान लो ये देखो ये ट्रेड रूट है, ये ट्रेड रूट यहाँ से होता हुआ जा रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट भी है। ये जो गल्फ ऑफ गिनिया वाला जो रीजन है ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट भी है, ये पूरा का पूरा रूट जो है। तो यहाँ पे क्या है कि इस जगह पे जैसे मान लो सपोज करो कि ये रीजन है, ये एक इलाका है, यहाँ पे एक बड़ी दिक्कत क्या होती है, पायरेसी की, मतलब कोई जहाज जा रहा है उसको उसमें लोगों को पकड़ लेना और उनसे फिर एक्सटॉर्शन मनी देश से लेना, देशों को परेशान करना या ट्रेड ना होने देना, ये सब एक बड़ा इशू रहता है। तो जैसे ये ऐसी स्थिति को जो रोकना है तो इसके लिए कई प्रकार की फिर पेट्रोलिंग की जाती है। जैसे मान लो इंडिया के कंटेक्स्ट में आप देखोगे तो अगर मान लो पेट्रोलिंग 200 नॉटिकल माइल तक के विद इन है तो हमारी कोस्ट गार्ड जो है वो होती है, और 200 नॉटिकल माइल के बियॉन्ड है तो फिर हमारी नेवी पेट्रोलिंग करती है। 200 नॉटिकल माइल के बियॉन्ड जो है नेवी रहती है। तो नेवी क्या है, अलग अलग जगह जाती रहती है। तो यहाँ पे जैसे मान लो हमारे कई ऐसे समुद्री जो जहाज हैं, नेवी उसको यूज़ करके जैसे इधर जा रही है, इधर पेट्रोलिंग कर रही है, एक टाइम बना लेते हैं 30-40 दिन 50 दिन में इस टाइप से मूव करना है। तो एक तो पता चल जाता है कौन कहाँ क्या प्रेजेंट है, किस प्रकार का डेंजर है, क्या क्या जो है स्टेप्स लेने चाहिए, ये सारी जानकारी मिलती है। और ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट है। अगर मान लो ट्रेड रूट है तो ट्रेड रूट का इंपॉर्टेंस बहुत है। जैसे मान लो अब ये मान लो ये जो गल्फ रीजन, ये भी गल्फ है, पर्शियन गल्फ हो, मतलब ये पर्शियन गल्फ हो गया, ठीक है, ये गल्फ है। अब इधर से देखोगे ये स्वेस कनाल हो गया, यहाँ भी एक गल्फ ऑफ अकाबा आई थिंक है। तो ये भी सब गल्फ हैं जिनका आप खुद देखो कितना इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट आ जाता है। अब ट्रेड रूट है तो वहां से पैसेज, जैसे मान लो आप बता सकते हो कि देखो यहाँ से रास्ता है, ऐसे जा रहा है, तो फिर इनका इंपॉर्टेंस अपने आप अर्थव्यवस्था में इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि समुद्र से ही मैक्सिमम ट्रेड आपका होता ही है। समुद्र का जो रास्ता है उसी का इस्तेमाल करके आपका जो मैक्सिमम ट्रेड है वो ट्रेड कंडक्ट किया जाता है। तो अगर मान लो ट्रेड आप कर रहे हो और सपोज इफ यू आर डूइंग द ट्रेड, और ट्रेड अगर आप कर रहे हो और ये इसमें कोई भी दिक्कत है, इस रीजन के अंदर कोई देश रोक रहा है या प्रॉपर नेविगेशन नहीं हो रहा, मूवमेंट नहीं हो रहा, तो एक आपका मैटर ऑफ कंसर्न है। अब यहाँ पे देखो
कि गल्फ ऑफ गिनिया के आसपास जो है, ये देखो जैसे दिस इज गल्फ ऑफ गिनिया, अगर आप मैप में देखो तो ये देश हैं आपके, जैसे आइवरी कोस्ट, घाना, नाइजीरिया, ये सब देश हैं, ये कैमरून है और ये गल्फ ऑफ गिनिया है। यहाँ से इक्वेटर पास होके जा रहा है। ये सब ज्योग्राफी के बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ज्योग्राफी के बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो ये जगह न्यूज़ में है, तो इस जगह के बारे में आपको पता होना चाहिए। पिछली बार भी जितने के प्रश्न आपके मैपिंग के आए थे 2023 के प्रीलिम्स में, सारे के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रखे थे। तो आप मान लो कहीं से ज्योग्राफी पढ़ते भी हो तो स्टैटिक पार्ट तो आप पढ़ लेते हो, बट अब ऐसा तो नहीं होगा कि आप सारे विश्व की सारी गलियां करके जा रहे हो। लेकिन अब जैसे आज के 5am सीरीज में मैंने आपको माउंट एटना के बारे में पढ़ाया, स्ट्रेटो वॉल्केनो क्या होता है, शील्ड वॉल्केनो क्या होता है। माउंट एटना जो है न्यूज़ में था वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से, तो उसके ऊपर 5am सीरीज में मैंने कवर किया था। इवन ज्योग्राफी और साइंस के जो एडवांस टॉपिक्स है वो 5am सीरीज में मैं कवर कर रहा हूँ, और बार बार मैं इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ, मिस मत करो अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो। और इसको मैं बहुत सीरियसली 5am सीरीज पे फोकस है, तो उसको जब भी समय मिले, जरूरी नहीं कि आपको मॉर्निंग ही करनी है, लेकिन जब भी समय मिले उसके नोट्स बना लो, बहुत बहुत हेल्प मिले। अभी आलस करोगे, बाद में फिर आप शॉर्टकट ढूंढोगे, फिर इधर उधर फिर रहता है कि यार ये छूट गया, वो रह गया। अब एक बार गो थ्रू हो कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम कैसे कवर कर रहे हैं, तो वो लगभग 8 टॉपिक्स वो हो जाते हैं, 7-8 टॉपिक्स हो जाते हैं, तो 15-16 टॉपिक्स दिन के होते हैं, वो बहुत टॉपिक्स होते हैं। तो अगर आप इवन 25 की कर रहे हैं तो इसको सीरियसली आपको करना चाहिए। तो ये थोड़ा सा मैपिंग की एरियाज हैं, तो ये ऐसे ही कवर होते हैं। अब जनरली देखो क्या है कि इंडिया की जो नेवी है उसने एंटी पायरेसी पेट्रोल गल्फ ऑफ गिनिया में कंट्रोल किया है। एंटी पायरेसी शब्द का मतलब, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आपने वो एक पायरेट्स ऑफ कैरेबियन मूवी देखी होगी, तो एंटी पायरेसी मतलब जो पायरेसी ऑपरेशंस हो, मतलब जो पायरेसी की जाती है उसको रोकने के लिए जो कदम उठाते हैं, तो उसे एंटी पायरेसी ऑपरेशंस बोलते हैं। खासतौर से आपने सुना होगा सोमालिया का जो रीजन है, जो अफ्रीका का एरिया है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जैसे मान लो ये जो रीजन है, जैसे ये जो इलाका है ना, यहाँ पायरेसी बहुत होती है, यहाँ पे पायरेसी बहुत आपकी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ये है, एक चैलेंज बनता है। तो एंटी पायरेसी ऑपरेशन जो है किया गया गल्फ ऑफ गिनिया के अंदर, और जो कि किस ओशन में है, अटलांटिक ओशन में। तो ये भी फैक्ट ज्योग्राफी का है, कब आपको पता ही नहीं रहेगा कि गल्फ ऑफ गिनिया किस समुद्र में है, तो अटलांटिक ओशन में है। अब इसमें हमारे जो मूव की थी उसका नाम है, जो इस ऑपरेशन को की थी, आई थिंक कुछ एस से नाम है इसका। तो यहाँ पे आईएनएस सुमेधा करके है, आईएनएस सुमेधा जो है, सुमेधा करके है, जिसने पेट्रोलिंग आपकी की थी, और वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका पे मूवमेंट लगभग 31 दिन का था। उसके बाद पहले भी हमने अक्टूबर 2022 में आईएनएस तरकश करके है, वो भी गल्फ ऑफ गिनिया में एंटी पायरेसी, जो आपकी एंटी पायरेसी ऑपरेशंस जो है वो किया था। अब देखो ये सब इंफॉर्मेशन आप कहाँ यूज करोगे, अगर आप मेंस में देखोगे तो ये लोग प्रश्न बनाते हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी पे, प्रश्न बनाते हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी पे। आई थिंक 23 या 22 के मेंस में प्रश्न था जीएस पेपर 3 के अंदर। तो यहाँ पे ये लोग प्रश्न बनाते हैं। अब आप जब लिखते हो तो आपका आंसर बहुत जर्नल नहीं हो, आप कैसे एडवांटेज लोगे मैरीटाइम सिक्योरिटी पे जो लिखते हो, मतलब समुद्री एरिया में प्रॉपर जो सिक्योरिटी मेंटेन करके रखनी है, तो वो कैसे आप एडवांटेज लोगे। तो उसके लिए आपके पास ये कुछ एग्जांपल्स होने चाहिए कि आप बता सकते हो, जैसे दो ये जो आईएनएस है उसका नाम आप मेंशन कर सकते हो, और बता सकते हो मैरीटाइम सिक्योरिटी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पायरेसी को रोकना है, एंटी पायरेसी ऑपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, और उसमें ये जो आईएनएस सुमेधा और ये जो तरकश है ये बहुत मैटर करते हैं। तो आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हो, बाकी आपके आर्गूमेंट्स जो आपने पढ़ा है वो तो है, लेकिन ये चीज़ आपको आगे लेके जाएगी। फिर क्या होता है कि जब आप मूव करते हो इधर से, तो वहाँ की जो देश है उनके बीच भी आपकी थोड़ी सी समझ बैठती है। अलग अलग जो देश हैं उन देशों के साथ भी आप आप कह सकते हैं कि उनकी नेवी हमारी नेवी के बीच में कोऑपरेशन बहुत अच्छा खासा जो है वो देखने को जो है वो भी मिलती है, नेवी टू नेवी कोऑपरेशन भी देखने को मिलती है। तो गल्फ क्या है, अब सबसे पहला प्रश्न आपके मन के अंदर आ सकता है, अगर आप देखो गल्फ क्या है, तो गल्फ क्या है ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। लार्ज इनलेट फ्रॉम द ओशियन इनटू द लैंड मास, लार्ज इनलेट फ्रॉम द ओशियन इनटू द लैंड मास। जैसे मान लो ये देखो, ये क्या है, ये क्या है, गल्फ क्या है, यहाँ पे ये वाटर का इनलेट, ये जो जैसे देखो ये वाटर का इनलेट इस तरीके से अंदर की तरफ जा रहा है, इसे गल्फ बोलते हैं। जैसे ये देखो ये है, मान लो गल्फ ऑफ गिनिया में भी देखोगे तो ऐसे जा रहा है। ये क्या है, लार्ज इनलेट फ्रॉम द ओशियन इनटू द लैंड मास। बेस से अगर कंपेयर करोगे तो ये नैरोवर जो है वो होता है। और ये जो अलग अलग गल्फ हैं, जैसे अगर जो मेंस का प्रश्न भी मैंने आपको बनाया है, तो ये देखो ये गल्फ ऑफ सुएज ये जो है ये कितना इंपॉर्टेंट है। अकाबा गल्फ है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, इधर आई थिंक रेड सी भी लोकेटेड है। तो यहाँ पे देखोगे तो ये कितना इंपॉर्टेंट रूट है मूवमेंट के लिए। तो अपने आप ही गल्फ की जो इंपॉर्टेंस है, जो गल्फ की इंपॉर्टेंस वर्ल्ड इकोनॉमी में या अर्थव्यवस्था में अपने आप इंक्रीज हो जाती है। तो ये आर्गुमेंट आप जो है कैरी कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए बनाया, व्हाट इज अ गल्फ, व्हाई गल्फ आर क्रूशियल फॉर वर्ल्ड इकोनॉमी, 10 नंबर में लिखना है। ठीक है, देखो ऐसे प्रश्न निकाले जाते हैं। अब आपको कोई प्रश्न ऐसे बना के देगा नहीं,
समझ रहे हो? इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी चाहिए और एक्सपर्टीज़ चाहिए, थोड़ी सोच भी चाहिए, बहुत मैटर करती है ये सब, है ना? तो ये सब थोड़ा का बेनिफिट आपको लेना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है, क्रायोजेनिक अपर स्टेज ऑफ LVM3 मेक अ री-एंट्री। अब देखो हम एक प्रश्न, अब ये तो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? इन्फॉर्मेशन है कि इन्फॉर्मेशन क्या है कि हमने जो LVM3 का यूज़ करके चंद्रयान जो हमारा मिशन था हमने सेंड किया, उसके बाद LVM3 जो है कुछ उसका जो कंपोनेंट है वो वापस अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहा है। तो ये तो चलो इन्फॉर्मेशन हो गई। अब हमारे लिए जो एक प्रश्न आ जाएगा सबसे पहले कि क्रायोजेनिक स्टेज होती क्या है, डिफरेंट स्टेजेस क्या होती हैं, ये कुछ प्रश्न जो हमें आना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है? तो इसको डिस्कस करते हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है जो आपका है दैट इज यू कैन मेंशन दैट इज क्रायोजेनिक स्टेज। क्रायोजेनिक स्टेज, क्रायोजेनिक स्टेज, ये टॉपिक का नाम है। तो ये ध्यान में रखना है, व्हाट डू यू मीन बाय क्रायोजेनिक स्टेज, ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पे देखोगे तो अभी हाल फिलहाल ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि क्रायोजेनिक इसरो ने कहा है कि क्रायोजेनिक अपर स्टेज जो LVM3M4 लॉन्च व्हीकल है जिसने इंडिया के चंद्रयान 3 मून मिशन को लॉन्च किया था, मेड एन अनकंट्रोल्ड री एंट्री इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर ऑन November 15। और ये जो है दिस रॉकेट बॉडी, जो रॉकेट बॉडी है जिसका नाम, रॉकेट बॉडी का नाम याद रखना, नोराड ID 57321। अब ये मतलब कई बार हो सकता है रिसेंटली न्यूज़ में था, तो ये क्या है, तो रॉकेट का जो हिस्सा है ना उसका ये टेक्निकल नाम है। तो ये जो है इट वाज अ पार्ट ऑफ द व्हीकल जो सक्सेसफुली जिसने चंद्रयान 3 को आपके ऑर्बिट में डाला था। तो जैसे मान लो जो ऑर्बिट में पहुंचने के बाद कुछ जो हिस्सा रॉकेट का है वो अर्थ में अनकंट्रोल्ड री एंट्री उसकी हो रही है। तो ये तो इन्फॉर्मेशन आपकी हो गई। जो LVM3 की जो थर्ड स्टेज है, मतलब जो क्रायोजेनिक अपर स्टेज है, क्रायोजेनिक अपर स्टेज। अब अपर स्टेज क्या होती है वो थोड़ा सा भी डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर आप समझो कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है कि कोई भी जैसे अगर, हाँ जैसे ये, अब पहले इस डायग्राम को देखो, जैसे मान लो कोई भी रॉकेट मान लो छोड़ी जाती है, जैसे ये मान लो है, ठीक है? तो ये लॉन्च व्हीकल है। अब इस लॉन्च व्हीकल में क्या है कि अलग अलग, जैसे मान लो ये श्रीहरिकोटा से उड़ा, उड़ने के बाद एक हिस्सा जो है फ्यूल का, जैसे इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका, आप मैराथन जो रेस है उसको देखो। मैराथन रेस में क्या होता है, जब आप मैराथन रेस की बात करते हो तो उसमें क्या होता है कि एक वो डंडा लेके जाता है, भागा, थोड़ी दूर जाके दूसरे को दे दिया, फिर तीसरे को दे दिया, इस टाइप से होता है। नहीं, मैराथन नहीं, क्या बोलते हैं उसको, रिले रेस, सॉरी, रिले रेस जो होती है, रिले रेस में 3-4 लोग होते हैं ना, तो उसने उसको दे दिया, उसने उसको दे दिया, इस टाइप से होता है। तो रिले रेस में तो ये सिस्टम फॉलो होता है। तो जो रिले रेस है, जैसे मान लो एक डंडा लेके दूसरे को दिया, फिर तीसरे को दिया, इस टाइप से, इसी प्रकार से क्या है, रॉकेट के अंदर ये जो लॉन्च व्हीकल्स होते हैं इनमें डिफरेंट स्टेजेस। तो पहले एक स्टेज वाली फ्यूल बर्न होगा, वो एक डिस्टेंस तक लेकर जाएगा, फिर दूसरी स्टेज का फ्यूल बर्न होगा, वो एक डिस्टेंस तक लेकर जाएगा, फिर तीसरी स्टेज का फ्यूल बर्न होगा, वो एक डिस्टेंस तक लेकर जाएगा। तो स्टेज 1, 2 और 3, ये 3 तरीके से आपके होंगे। और जो अपर स्टेज जो होता है, जैसे LVM3 है तो वो 3 स्टेज होता है। तो अपर स्टेज आपका क्रायोजेनिक स्टेज होता है। क्या होता है वो आगे डिस्कस करेंगे। PSLV में आपके 4 स्टेजेस होते थे। तो यहाँ पे देखो, जैसे मान लो ये आपका गया, फिर ये आपका बर्न हुआ, बर्न के टूट के गिर गया, फिर थोड़ी दूर आपका गया, इसी तरीके से सेकंड स्टेज वाला भी टूट जाएगा, ऐसे ही थर्ड स्टेज वाला टूट जाएगा। तो अब फिर क्या है कि जैसे मान लो गया, ये गया, सैटेलाइट को लॉन्च किया, फिर ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा फिर दोबारा से आके लैंड कर जाएगा यहाँ पे, इसको दोबारा से रीयूज भी किया जा सकता है। तो अभी जैसे मान लो क्रायोजेनिक जो है, क्रायोजेनिक अपर स्टेज, क्रायोजेनिक जो अपर स्टेज है, वो क्रायोजेनिक अपर स्टेज बेसिकली क्या है, वो आपका फॉल कर रहा है, और वो उसकी री एंट्री हुई है November 15 को। नवंबर, अनकंट्रोल्ड री एंट्री। अनकंट्रोल्ड का मतलब है कि वो किधर भी गिर सकता है, कंट्रोल्ड का मतलब होता है कि हमें पता है कि वो कहाँ गिरेगा, कहाँ नहीं गिरेगा। अब ये ध्यान में रखना। अब इसी तरीके से हमने कई प्रकार के लॉन्च व्हीकल्स हमारे पास रहते हैं। अब जैसे मान लो ये साइड में इनके लगा रखा है, इसको बोलते हैं, ये बूस्टर्स बोलते हैं ये, और थ्रस्ट जो है वो आपका प्रोवाइड, एक प्रकार से जो थ्रस्ट है वो आपका प्रोवाइड करते हैं। अभी अलग अलग लेवल पे, जैसे पहले हमारे पास सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 थी, फिर ऑगमेंटेड SLV आ गई, फिर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आ गया, फिर GSLV Mark 2 आ गया, फिर GSLV Mark 3 आ गया। ये इवोल्यूशन आप याद रखना, ठीक है? कई बार मान लो स्पेस टेक्नोलॉजी में GS पेपर 3 में मेंस में ही प्रश्न आपसे पूछ लिया, मान लो 5-10 नंबर का प्रश्न पूछ लिया, इवोल्यूशन ऑफ इंडिया के जो लॉन्च व्हीकल्स हैं उनका इवोल्यूशन आपसे पूछ लिया। तो ये थोड़ा फीचर्स आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं क्रायोजेनिक स्टेज की। जो
अपर स्टेज है, टॉप मोस्ट स्टेज है, मतलब सब कुछ पहले स्टेज, दूसरे स्टेज में जो भी है वो बर्न हो गया, फ्यूल बर्न हो गया, तीसरा स्टेज आ जाता है वो आपका क्रायोजेनिक होता है। जैसे ये लगा हुआ है, ये क्या है, दिस इज अ क्रायोजेनिक स्टेज। इस क्रायोजेनिक स्टेज को अगर आप थोड़ा एम्पलीफाई करो तो इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि इसमें आपके पास लिक्विड हाइड्रोजन जो है प्रेजेंट है, लिक्विड हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हीलियम लिक्विड जो है वो प्रेजेंट है, और इसमें एक तरफ लिक्विड हाइड्रोजन -253 डिग्री सेल्सियस में है, लिक्विड ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस में है। तो -253 क्योंकि आपने फ्रीज कर रखा है, इस वजह से क्या है, फ्रीज कर रखा है, तो -253 और -183 डिग्री सेल्सियस, इसलिए इसे हम क्रायोजेनिक शब्द हम यूज करते हैं। तो आप लिक्विड ऑक्सीजन यूज कर रहे हो, लिक्विड हाइड्रोजन यूज कर रहे हो, और आप हीलियम, लिक्विड हीलियम जो है ये यूज करते हो। अब ये जो हीलियम का इस्तेमाल होता है ये प्रेशर को मेंटेन करने के लिए होता है। आप याद रखना कि अगर आप मान लो कि आपसे पूछे क्रायोजेनिक जो स्टेज होती है उसमें हीलियम का यूज क्या है, तो प्रेशर मेंटेन करने के लिए रखते हैं, और पूरा जो बर्निंग वर्निंग का काम है ये आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर होता है। ये बर्न करके जो भी है उसको प्रोड्यूस आपका करते हैं। ये फैक्ट्स थोड़े से याद होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। इसका पूरा फिर मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप बाकी चीजें आप चाहो तो रीड कर लेना। ठीक है, तो ये फैक्ट्स थोड़े से आपको आइडिया होने चाहिए। तो एक तो ये याद होना चाहिए, रिसेंट में नोराड आईडी 57321 न्यूज में था, तो ये क्या है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, यूएनसीक इन्वेस्टिगेशन इनटू इजराइल हमास वॉर वायलेशन। अब देखो लगातार ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है, तो हम सबसे पहले हमारा काम ये है कि हम ये जान लें कि ह्यूमन राइट्स को देखने वाली संस्था कौन सी है। सबसे इंपॉर्टेंट 5-10 नंबर का लिखने को जीएस पेपर 2 के अंदर आ सकता है। तो यहाँ पे हम वो डिस्कस करेंगे, दैट इज ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सर्टेन पॉइंट्स बिल्कुल है, बाकी इजराइल हमास का जो कन्फ्लिक्ट है उस पर मैंने एक वीडियो बना दिया था, आप उसको देख सकते हैं। और बाकी चीज़ें आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे, क्या डेवलपमेंट है, कैसा क्या है। ऐसे टॉपिक्स पे जब आप लिखें तो आप जो थोड़ा सा एक बैलेंस लेकर चलें, मतलब आपकी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है, बहुत इमोशनल सेंस में नहीं लिखना है। गवर्नमेंट का स्टैंड ऑफिशियल, पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, ऑफिशियल जो स्टैंड है उसको आपको हमेशा मेंशन करना है। आपका क्या बायसनेस है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑफिशियल जो स्टैंड सरकार का है उसको अपने आर्गुमेंट में आपको प्रायोरिटी देनी है। इंटरनेशनल इश्यूज में ये चीज़ हमेशा याद रखना। आप ये कभी मत सोचना कि मैं जो है बहुत कुछ ऐसा लिख दूं तो मुझे लोग सोचेंगे यार ये पर्सन बढ़िया आदमी है, ये है ना। तो आप ये समझो कि सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, आपको सिस्टम का हिस्सा बनना है। तो ये जो भी अगर आप मान लो थोड़ा काउंटर आर्गुमेंट भी लिखते हो तो दैट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन सर्टेन, आप कह सकते हो कुछ रिपोर्ट्स पे बेस्ड होना चाहिए। आपके 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 बायसनेस पे बेस्ड नहीं होना चाहिए, या आपके मतलब क्या सोच रहे हो उस पर बेस्ड नहीं होना चाहिए। ऐसे कोई सेंसिटिव इश्यूज हैं जैसे ये है, या कास्ट सेंसस है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आप ऐसे जजमेंटल शब्द का यूज़ ना करो, शुड, मस्ट, और ऐसे शब्द भी जो वर्ड है वो भी आपको अवॉइड करना चाहिए, है ना, कि ये करना ही चाहिए, ये बिल्कुल होना चाहिए, इस टाइप का अवॉइड करना चाहिए। तो एक लैंग्वेज मेच्योरिटी जब आप लिखते हो तो ध्यान रखना। मैं जब आप लोग आंसर आकलन सीरीज में सेंड करते हो तो मैं रीड करता हूँ उनको। अब देखो, एक हो आप में से कहीं ने मुझे कमेंट किया कि सर आपकी राइटिंग समझ में नहीं आती है, तो देखो ये तो आपको देखना पड़ेगा। मैं कोशिश और करूँगा कि थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, बट अब मतलब इस टाइम पीरियड में ऐसे राइटिंग तो इम्प्रूव होना बहुत मुश्किल है। कोशिश करो, धीरे धीरे रीड करोगे आपको समझ में आने लग जाएगी। और डिजिटल पेन यूज़ होता है तो उसमें भी थोड़ा सा चीज़ें इतना अच्छी से दिखती नहीं, ये भी पॉसिबिलिटी रहती है। लेकिन जो भी मैं आर्गूमेंट्स आपको देता हूँ की टर्म्स, है ना, अब कई लोग के आंसर अच्छे होते हैं, थोड़ा कंटेंट की कमी होती है, तो कंटेंट इंप्रूवमेंट जरूरी है। अब जबरदस्ती कमियां निकाल के आंसर, मतलब आपका जो यूनिकनेस है ना वो बनी रहनी चाहिए आंसर लिखने में। कई लोग पैराग्राफ फॉर्मेट में बहुत अच्छा फ्लो में लिखते हैं, तो ऐसे कि आप बस अपना कंटेंट इंप्रूव करो। लेकिन हाँ, 10 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आप सब हेडिंग और वो सब यूज़ करके बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करोगे तो वो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। कई ऐसे बच्चे हैं जो बहुत बढ़िया तरीके से लिखते हैं, जैसे एक स्टूडेंट पारुल हैं, एक स्टूडेंट आपकी पूजा है, मयंक है, संतोष है, रेनू है, है ना। ये सब ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि रेगुलर आपके लिखते हैं। और भी कई नाम है, मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं, बट आप देखो कि बहुत अच्छा आंसर, मतलब अच्छा लिखते हैं। अब जनरली हो सकता है इनके नंबर सबके हाईएस्ट ना हो, लेकिन इनका अप्रोच ठीक होता है। अप्रोच जिसकी बात करते हैं, तो अप्रोच अगर आपने एक बार समझ लिया तो फिर आपको मतलब ज़्यादा दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपने अप्रोच, देखो कंटेंट जैसे जैसे पढ़ोगे आपका कंटेंट का एनरिचमेंट होगा। और ऐसा नहीं आप ये समझना कि जब भी आप आंसर लिखो तो जो आता है आपको पूरा उगल दो,
उल्टी कर दो, वो ये अप्रोच नहीं। पहले जब क्वेश्चन पढ़ो सोचो क्या पूछा है, और हमेशा याद रखो कि वे फॉरवर्ड चैलेंज पे आप ज़्यादा बहुत बहुत मत लिख दो। पहले जो पूछा है ना 70-75% वो होना चाहिए, फिर आप वे फॉरवर्ड चैलेंज जो भी लिखते हो वो फिर आप मेंशन कर लो 2-2 3-3 पॉइंट्स। बट कई कॉपीज देखता हूँ मैं कि 4 लाइन लिखा है जो पूछा है, वे फॉरवर्ड चैलेंज ही 1.5 पेज भर दिया, और अपने आंसर को 2 पेज के अंदर खत्म करो आगे पीछे। ये याद रखना, इसलिए मैं अब मैंने स्टार्ट कर दिया, जो यूपीएससी के पेज में आंसर सेंड नहीं करता वो मैं काट देता हूँ, वो उसकी इवेल्युएशन नहीं होती है। दूसरा 4 पेज में जो लिखेगा तो 2 पेज के तक के नंबर मिले, तीसरा चौथा काट देता हूँ, क्योंकि अगर आप हैबिट ही नहीं बनाओगे जो अप्रोच यूपीएससी में, तो फिर उसमें फिर तो दिक्कत होगी। लिखने की आदत डालो, ठीक है। तो ये चीजें अगर आप आदत डालोगे, कॉम्पीट करते रहोगे, आपस में कॉम्पीट करते रहोगे, तो अपने आप इंप्रूवमेंट होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो देखते हैं, यूएन सीक्स इन्वेस्टिगेशन इनटू इजराइल हमास वॉर वायलेशन। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो काउंसिल है, ह्यूमन राइट काउंसिल है, उसका गठन हुआ था 15 मार्च 2006 को, इसका गठन हुआ था। इसका जो गठन हुआ था, अ, ये क्या हो गया इस डेट पे आज क्या है, 17 नवंबर। अब पीपीटी किधर है, 15th 16th 17th। एक मिनट। अच्छा, 16th डेट डाल रखी है मैंने। चलो खुल गया। तो यहाँ पे ये देख लो कि इसका जो फर्स्ट सेशन हुआ था कब हुआ था, 19 से 30 जून 2006 के अंदर हुआ था। और फिर काउंसिल ने अपना एक इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग पैकेज है, मतलब कि किस तरीके से इसे काम करना है, कैसे मैकेनिज्म होगा, वो सब चीज़ें आपके अडॉप्ट जो है वो आपकी सारी चीज़ों को अडॉप्ट किया गया। फर्दर देखा जाए तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, मतलब विद इन यूनाइटेड नेशन सिस्टम, तो मतलब अलग अलग देश इसका हिस्सा है। ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना, ये इसका एम है। एंड अलग अलग जो ह्यूमन राइट इश्यूज हैं उनको डिस्कस करना। और जिनीवा में जो यूएन ऑफिस है वहाँ पे इनकी जो मीटिंग है वो आपकी होती है। जनरल इसके 47 मेंबर्स होते हैं, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ये 47 मेंबर्स आपके इलेक्ट होते हैं। कमेंट सेक्शन में बताओ, अभी कुछ समय पहले ही कुछ देश जो है इसमें रिमूव किए गए थे, ठीक है। तो वो कमेंट सेक्शन में बताओ क्या है, कौन से देश हैं, एग्जांपल बताना आप लोग, ठीक है। तो ह्यूमन राइट काउंसिल जो है, काउंसिल है, उसने रिप्लेस किया फॉर्मरी जो नाम रखा था यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। इसकी जगह आपका ह्यूमन राइट काउंसिल का गठन किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, चैलेंजिंग द इलेक्शन बॉन्ड स्कीम। अब देखो इसमें जब आप इस रीड करोगे ना तो आप बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाओगे। तो ये देखो, जैसे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल आपको नहीं होना है। जैसे मान लो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है, ठीक है, ये एक टॉपिक है, तो हमें क्या करना है, पहले इस स्कीम के बारे में जानना है। फिर मान लो ऑनरेबल कोर्ट ने कुछ बातें लिखी हैं, इलेक्शन कमीशन ने कुछ बातें बोली, तो एक दो पॉइंट्स ले लिया बस, मोर देन सफिश। मतलब आप ऐसा मत कर कभी ऐसे, मतलब इतना, क्योंकि ये लोग तो चलो अपना ओपिनियन दे देते हैं, बट आपको बहुत एक्सट्रीम नहीं हो जाना है कि आप सोच लो कि यार ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की वजह से पूरा इलेक्शन ही खराब है, मतलब ऐसा आप लिखना शुरू कर दो।
ऐसा नहीं है, आपको क्या करना है कि जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है वो लिखा, उसके बारे में कुछ नेगेटिव फिर कुछ पॉजिटिव भी आपको मेंशन करना है, क्योंकि कोई स्कीम अगर आती है ना तो उसमें भी थॉट प्रोसेस लगता है। अब उसमें आप बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव नहीं हो सकते, हाँ, बट जब आप लिखना, जैसे मान लो आप क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हो, तो ऑनरेबल कोर्ट ने कुछ बोला है, इलेक्शन कमीशन ने कुछ बोला, तो बस वो कोट कर दो, तो उससे आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ आप बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हो, ठीक है। तो वो मैंने कंटेंट प्रिपेयर किया हुआ है, मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो आप लोग देख लेना इसको, ठीक है। इसको आप देख दो, तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है, इस पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड किस तरीके से होता है। जैसे मान लो आपको किसी एक्स पॉलिटिकल पार्टी को पैसे देने, आप एसबीआई बैंक में गए, वहाँ से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, मान लो 10,000 का खरीदा, 10,000 का आपने खरीद लिया, ठीक है। फिर आपने पॉलिटिकल पार्टी को वो बॉन्ड दे दिया, पॉलिटिकल पार्टी फिर से बैंक में गई, उस बॉन्ड को दिया और 10,000 रुपये जो है बैंक ने पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में सबमिट कर दिया। ये जो अकाउंट होते हैं, ये अकाउंट बेसिकली ये आप याद रखना, ये जो भी अकाउंट होते हैं ये रिकॉग्नाइज्ड अकाउंट होते हैं इलेक्शन कमीशन के। ऐसा नहीं कि अभी अपने किसी रिश्तेदार के बोले अरे भी मेरे रिश्तेदार है उनके अकाउंट में डाल दो, अभी जो है बच्चे का बर्थडे है तो यूज़ कर लेंगे बाद में, ऐसा नहीं होता है। वहाँ तक वो जो अकाउंट होता है पॉलिटिकल पार्टी के होता है, और वो रिकॉग्नाइज्ड होता है बाय द इलेक्शन कमीशन, ये है, उसी में पैसा जा सकता है, ठीक है, और किसी ऐसे इधर उधर के अकाउंट में नहीं जा सकता। सबसे बड़ा इशू आता है, जो एक इशू रेज होता है जब आप क्रिटिकली एनालाइज करते हो, तो आप ये कह सकते हो कि कई जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि जैसे इवन इस चीज़ को हाईलाइट रेगुलेटरी बॉडीज़ आरबीआई और बड़ी जो रेगुलेटरी बॉडीज़ उन्होंने भी हाईलाइट किया कि हो सकता है कि जो जैसे मान लो कि कोई है, अब उसको कोई कॉर्पोरेट सेक्टर है, तो उसको ये है कि ये अमाउंट है और ये अमाउंट सपोज करो ब्लैक मनी है या कुछ भी आप कह सकते हो, टैक्स नहीं पे किया है, या शेल कंपनीज क्रिएट कर रखी हैं और उसमें कुछ पैसा दिखाना है, तो यहाँ पे क्या है कि वो उस पैसे को पॉलिटिकल पार्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मान लो पॉलिटिकल पार्टी को उन्होंने बोला हम आपको 1 करोड़ दे देंगे, 1 करोड़ में आप 20 लाख लिख दो, बाकी के 80 लाख हमको दे देना। तो इस टाइप से क्या है कि सर्कुलेशन से देर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि मनी जो ब्लैक है उसको वाइट किया जा सके, पॉसिबिलिटी हो जाती है। दूसरा ये है कि जो पैसा दे रहा है उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होती है। ऑल्दो सरकार के पास ऑप्शन होता है कि वो, क्योंकि एसबीआई के पास तो होगा ना डेटा कि किसने पैसा दिया, वो एक्सेस हो सकता है, लेकिन जनरली जो रूल ये कहता है कि आपको आइडेंटिटी नहीं रिवील करनी, ये क्या कहा जाता है। देखो आइडेंटिटी ना रिवील करने का रीज़न ये है, जैसे मान लो कोई बिजनेसमैन है, उसने एक्स पॉलिटिकल पार्टी को पैसे दिया, वाई पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, उसको पता चलेगा इसने तो एक्स को दिया था, तो वो उसके खिलाफ कुछ कर सकती है। तो इस डर से, इस वजह से आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाती, और करना भी नहीं चाहिए, मतलब अगर आप करते हो तो किसी के लिए रिस्की भी हो सकता है, उसके पूरे फ्यूचर होने सबके लिए। अब यहाँ देखो क्या क्या बातें लिखी हैं, अब इस पे हम थोड़ा सा देखते हैं। अब यहाँ पे आप इन पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हो। जो पहली चीज़ तो ये याद रखना है कि जैसे जो फाइनेंस एक्ट 2017 इंट्रोड्यूस किया गया था, इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द डिस्क्लोजर अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ओपनिंग डोर टू अनचेक्ड अननोन फंडिंग टू द पार्टी। मतलब कुल मिला के क्या है कि इस बात में कहा गया कि क्योंकि आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी, तो इससे पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, अननोन या अनचेक्ड जो फंडिंग है पार्टीज को पहुंच सकती है। फिर ये भी कहा गया कि जो अमेंडमेंट 2017 में किया गया था, इसमें यहाँ पे अमेंडमेंट के माध्यम से रिमूव किया गया एग्जिस्टिंग कैप ऑफ 7.5% ऑफ नेट प्रॉफिट इन द पास्ट 3 years और ऑन अ कैंपेन डोनेशन बाय द कंपनीज एंड हैव अ लीगलाइज्ड एनोनिमस डोनेशन। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो कोई कंपनी है, अब वो कंपनी मान लो 100 रुपये का प्रॉफिट है, तो अब वो दिखा देगी कि 100 में से मैंने 7% जो है वो मैंने एनोनिमस 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 मतलब हाईलाइट नहीं करेगी किसको दिया है, एनोनिमस डोनेशन मैंने कर दिया। अब इसके लिए कोई पूछ नहीं सकता कि भाई तुम्हारा एनोनिमस डोनेशन क्या है। अब ये जो एनोनिमस डोनेशन है ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम में लगा दिया जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग हो जाती है। तो ये आप बहुत ही लीगल आर्गूमेंट है, बहुत अच्छा आर्गूमेंट है जो आप यूज़ कर सकते हो अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को क्रिटिकली जो है आप एनालाइज जो है वो कंटिन्यूस बेसिस में कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड से जो फंडिंग है, पैसा है, वो भी काफ़ी सारा जो है पॉलिटिकल पार्टीज के पास आया। फिर देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि इवन जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो सेल है ये भी एक एवेन्यू बन गए हैं सेल ऑपरेशन कॉरपोरेशंस का। सेल कॉरपोरेशंस क्या होती हैं कि मतलब ऐसे ही मतलब क्रिएट की जाती हैं, जैसे मान लो है ना कि सपोज कोई ऐसे ही कोई सेल कंपनीज क्रिएट कर दी जाएंगी जो रियल सेंस में एग्जिस्ट नहीं करेंगी, बट उसमें वही टैक्स बचाना या
ब्लैक मनी का ट्रांजैक्शन उस कंटेक्स्ट में सेल कंपनीज बना दी जाती हैं। तो फिजिकली उनका प्रेजेंस नहीं होता है, तो उनसे ट्रांजैक्शन को शो करने के लिए भी, क्योंकि एनोनिमस ट्रांजैक्शन शो करके देर इज अ पॉसिबिलिटी कि फिर आप पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये इवन इस चीज़ को इलेक्शन कमीशन और आरबीआई ने भी इस बात को हाईलाइट किया। अब इसको आर्गूमेंट को आप लिख सकते हो। अब बात आ जाती है कि क्या इसका कोई बेनिफिट भी आपका है। तो यहाँ पे कहा गया कि यहाँ पे जैसे अब ऑल दो क्या है कि जैसे मान लो एसबीआई में गया, डेटा दिया, फिर खरीदा, फिर पार्टी को दिया, तो इससे क्या एक कुछ ट्रांसपेरेंसी भी आती है पॉलिटिकल डोनेशन में। अदरवाइज आप सोचो कि अगर आपके पास ये सिस्टम नहीं है तो फिर क्या सिस्टम है। पहले तो ये था ना कि जाकर कैश पकड़ा दिया, ऐसा कुछ कर दिया, तो उससे तो बेटर ये सिस्टम हो गया ना। आप ये तो कह सकते हो कि यार ये सिस्टम खराब है, बट अच्छा क्या है, पैसे तो देने पड़ेंगे ना, पॉलिटिकल पार्टी तो फिर कैसे चलेंगी। तो फंडिंग तो है, या तो स्टेट फंडिंग का कुछ ऑप्शन लेकर आया जाए। अदरवाइज अगर आप नॉर्मली कंट्रीब्यूशन भाई बैग में भर के लेके जाके दे आ रहे हो पॉलिटिकल ऑफिस में, तो उससे बेटर ये है कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के माध्यम से करो। तो ये एक है, एक अभी बेटर सिचुएशन में ये थोड़ा बेटर ऑप्शन लगता है। फिर क्या है, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ रेसिपिएंट विल इंश्योर पीपल्स आर फ्री टू डोनेट टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। क्योंकि अगर आपने एक बार डिस्क्लोज करना बोले इनको डिस्क्लोज करना है कि इसको ये आदमी इसको इस पार्टी का फेवर करता, बड़े बड़े बिजनेसमैन को तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो हमें आपको नहीं है, चलो हमने 1000 रुपए दे दिए तो उससे तो कुछ नहीं होने वाला है, हमारा क्या ही करेंगे। लेकिन बड़े बड़े बिजनेसमैन जो बहुत पैसा खर्च करते हैं कैंपेन के अंदर, तो उनको दिक्कत हो जाएगी। को पता चल जाएगा यार इसने इस पार्टी को पैसा दिया, और दूसरी पार्टी पावर में आ जाएगी तो उसको दिक्कत कर देगी। तो ये एक है। फिर उसके बाद क्या है कि कैश सिस्टम से मूव करना और क्लीन मनी की तरफ है, चेक सिस्टम और इस सब में, मतलब क्लीन मनी उस सब में हम मूव कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है, 15 दिन का समय होता है सेलिंग और बाइंग। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने बॉन्ड खरीदा और बॉन्ड दिया और फिर देने के बाद वो अपना रख लिए, जब मन किया तो बैंक में दिया। ऐसा 15 दिन का समय होता है जिसमें सब कुछ करना है। तो ये सब क्या है कि ये इसके बेनिफिट्स हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब आप ऐसे टॉपिक्स को डील करते हो तो आपके पास सारे तरीके के पॉइंट्स होना चाहिए। मतलब जैसे आपके पास, मैंने आपको बताया इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या है, फिर मैंने आपको बताया कि इसको इसको थोड़ा सा क्यों थोड़ा क्रिटिकल लोग इसके लिए हो रहा है, फिर इसके बेनिफिट भी समझना है। क्योंकि देखो खाली नेगेटिव सोचोगे ना तो आपको लगेगा सब कुछ खराब ही है, और अगर इस अप्रोच से कभी भी आंसर लिखोगे ना तो फिर आपको दिक्कत होगी, ये हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे देखते हैं दूसरा, इसमें देखो ये आर्गुमेंट भी आप कैरी कर सकते हो। इसमें कहा गया कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है एफसीआरए, इसको अमेंड किया गया था थ्रू फाइनेंस एक्ट ऑफ 2016। और इवन जो फॉरेन कंपनीज की जो सब्सिडरीज है, मान लो कोई बड़ी कंपनी विदेश की है और उसकी एक यूनिट यहाँ पे है, वो भी डोनेट पॉलिटिकल पार्टीज को कर सकती है। तो ये चेंज किया गया था, तो इसको भी थोड़ा सा क्रिटिकल, लोग इसके प्रति भी क्रिटिकल हुए। क्वेश्चन देख लो मेंस का, व्हाट इज अ गल्फ, वाई गल्फ आर क्रूशियल फॉर वर्ल्ड इकोनॉमीज, 10 नंबर का है। तो आप लोग सौरभ पांडे सीएससी ऐप डाउनलोड करके और आकलन सीरीज ज्वाइन करके अपने आंसर पोस्ट कर सकते हैं। प्रीलिम्स टेस्ट 5 एडवांस करंट अफेयर्स का 9 बजे रात को है संडे को। प्लीज इसका हिस्सा बने, इस टेस्ट सीरीज का। और इस सबको ज्वाइन करने के लिए आपको सौरभ पांडे सीएसई ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके आप जो है हिस्सा बन सकते हैं। एग्रीकल्चर ऑप्शनल का बैच 2 जल्द से जल्द स्टार्ट होगा। अल्टीमेट ऑप्शनल है। मैं नोट्स भी आपको यहाँ शो करूंगा कि क्लास के नोट्स किस तरीके से हैं। उन नोट्स को पढ़ के चले जाओगे, बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। आकलन सीरीज मैंने आपको बता दी है, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है जो कि एडवांस करंट अफेयर्स की है, तो इसका भी आप हिस्सा बने, ठीक है। और ये अगर आप चाहते हो कि मुझे मेरा आंसर इवेल्युएट नहीं कराना है, मुझे सिर्फ अपने आंसर को पोस्ट करना, तब भी पोस्ट जरूर से करो टेलीग्राम चैनल पे। यहीं पे इस टेलीग्राम चैनल पे सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे आपको जो पीडीएफ इस सेशन का वो भी अवेलेबल हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप अपना फीडबैक जरूर से दें, थोड़ा सेशन में पार्टिसिपेशन जरूर से अच्छा करें और सेशन को लाइक जरूर से करें। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।